टाइटैनिक जैसे किसी गुमशुदा अजूबे की वुसअत और शानो शौकत को पूरी तरह समझना, सच पूछें तो तकरीबन नामुमकिन सा लगता है। ये एक ऐसी दुनिया है जो समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए खो चुकी है। लेकिन क्या हो अगर हम इसे दोबारा जिंदा कर सकें? क्या हो अगर हम इसके डेक पर चल सकें और इसके राजों को अपनी आंखों से देख सकें? आज 3D एनिमेशन की बदौलत हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। एक 3D एनिमेटर हैं, जैरेड ओवन। उनकी एक बात मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी। वो कहते हैं कि टाइटैनिक को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका उसे 3D में देखना है। और बस यही हमारे आज के तज्ज़िये का मरकज़ी ख्याल है। हम तारीख को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए इसका तजुर्बा करेंगे। एक ऐसे तारीखी जहाज़ का सफ़र करेंगे जिसे 100 साल से ज़्यादा अरसे से किसी ने मुकम्मल तौर पर नहीं देखा। तो ये सिर्फ एक जहाज़ का टूर नहीं है, ये इस बात का मुताला है कि किस तरह विजुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी एक टाइम मशीन की तरह काम कर सकती है जो माजी को हमारे लिए जिंदा और काबिल रसाई बना देती है। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? पहले तो हम ख्वाबों के इस जहाज़ की तारीख जानेंगे, फिर इस देवहीकल जहाज़ की बनावट देखेंगे, अंदर से उसका टूर करेंगे, उसके इंजनों को समझेंगे और फिर बात करेंगे इस मुहलिक खामी की जिसने इसे डबो दिया। आखिर में हम देखेंगे कि 3D एनिमेशन तारीख को कैसे एक नया तस्वर देती है। हर अजीम कहानी की एक शुरुआत होती है और टाइटैनिक की कहानी भी उम्मीद और बड़े बड़े ख्वाबों से शुरू हुई थी। इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुरतईश जहाज़ बनने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो इंजीनियरिंग का एक शाहकार था। लेकिन इसका पहला सफ़र ही इसका आखिरी सफ़र बन गया। ये सब शुरू हुआ 1909 में बेलफास्ट में, जब इसकी तामीर शुरू हुई। फिर 10 अप्रैल 1912 को इसने साउथहैम्पटन से अपना पहला सफ़र शुरू किया। सिर्फ 4 दिन बाद ये एक आइसबर्ग से टकरा गया और सिर्फ 2.5 घंटे में डूब गया। ये मुख्तसर सी टाइमलाइन इस सानहे की बुनियाद है और 3D विजुअलाइजेशन हमें इसकी रफ्तार और पैमाने को एक बिल्कुल नए अंदाज में समझने में मदद देती है। अच्छा, तो अब ज़रा जहाज़ को बाहर से देखते हैं और ये भी कि 3D मॉडल हमें इसके नाकाबिल यकीन साइज़ को समझने में कैसे मदद करता है। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज़ नहीं था जनाब, ये एक तैरता हुआ शहर था। इसकी लंबाई थी 269 मीटर्स। ज़रा सोचिए, 1912 में ये तकरीबन 3 फुटबॉल के मैदानों जितना लंबा था। यह वाकई एक तैरता हुआ शहर था जो इस दौर की इंजीनियरिंग की ताकत का मुंह बोलता सबूत था। अगर इसे आज के तनाजुर में देखें तो यहाँ इसका मुवाजना दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप से किया गया है। हाँ, आज के जहाज इससे बड़े हैं, लेकिन 1912 में 269 मीटर की लंबाई हासिल करना इंजीनियरिंग का एक ऐसा कारनामा था जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती थी। इस टूर को ठीक से समझने के लिए 4 लफ्ज़ याद रखना ज़रूरी है। जहाज़ का अगला हिस्सा बो, पिछला हिस्सा स्टर्न, बायां हिस्सा पोर्ट और दायां हिस्सा स्टारबोर्ड कहलाता है। ये आगे काम आएंगे। अब जरा कुछ मशहूर खसूसियात पर नजर डालते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी जो 4 चिमनियां थी ना, उनमें से सिर्फ 3 काम करती थीं। चौथी तो बस दिखावे और वेंटिलेशन के लिए थी। और वो मशहूर क्रो नेस्ट, ये वो जगह थी जहां से आइसबर्ग को पहली बार देखा गया था। और हाँ, इसके 3 बड़े बड़े प्रोपेलर्स थे जो भाप के ताकतवर इंजनों से चलते थे। अच्छा, तो अब अंदर चलते हैं। 3D मॉडल हमें सिर्फ जहाज़ का ढांचा नहीं दिखाता, बल्कि ये उस दौर की समाजी तकसीम को भी बिल्कुल वाज़े कर देता है। जहाज़ पर मुसाफिरों का तजुर्बा इस बात पर मुनहसर था कि उनका टिकट किस क्लास का है। ये टेबल हमें पूरी कहानी बता देता है। फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों के लिए ये ऐशो आराम की दुनिया थी। खुले डेक, अजीमुशान सीढ़ियाँ, यहाँ तक कि एक स्विमिंग पूल भी था। इसके बिल्कुल बरक्स थर्ड क्लास के मुसाफिर जहाज़ के निचले हिस्सों में रहते थे, जहाँ उनका तजुर्बा बहुत ही मुख्तलिफ था। 3D मॉडल हमें इस फ़र्क को सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि महसूस करने का मौका देता है। और फर्स्ट क्लास की शान और शौकत की सबसे बड़ी मिसाल थी इसकी मशहूर ग्रैंड सीढ़ी। यह कोई आम सीढ़ी नहीं थी। ये बोट डेक से शुरू होकर 5 डेक नीचे तक जाती थी और इसके ऊपर एक शीशे की खूबसूरत छत थी। 3D में इसे दोबारा जिंदा होते देखकर ही इसके पैमाने और खूबसूरती का सही अंदाजा होता है। ये सिर्फ एक सीढ़ी नहीं थी, ये एक फन पारा था। अब चलते हैं जहाज के दिल की तरफ, यानी उसकी मशीनरी, वो हिस्सा जहां से इस जहाज को ताकत मिलती थी। ये वो जगह है जहां 3D विजुअलाइजेशन वाकई कमाल करती है और पेचीदा इंजीनियरिंग को हमारे लिए बिल्कुल आसान बना देती है। तो ये काम कैसे करता था? बड़ा दिलचस्प सिस्टम था। सबसे पहले 29 बॉयलर्स कोयला जलाकर भाप पैदा करते थे। ये भाप 2 देवहाल 3 मंजिला ऊंचे इंजनों को चलाती थीं। ये इंजन बाहर वाले 2 प्रोपेलर्स को घुमाते थे और फिर
असल जहानत ये थी कि बची हुई भाप को ज़ाया नहीं किया जाता था, बल्कि उससे एक तीसरा टरबाइन इंजन चलाया जाता था जो बीच वाले प्रोपेलर को घुमाता था, जिससे कारकर्दगी बहुत बढ़ जाती थी। और सबसे हैरानकुन बात पता है क्या है? ये सब कुछ बगैर किसी कंप्यूटर के, बगैर किसी 3D डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के हाथ से डिज़ाइन किया गया था। ये इस वक्त की इंजीनियरिंग और कारीगरी का एक नाकाबिले यकीन सबूत है। ये हकीकत इस जहाज़ को और भी ज़्यादा मुतासिरकुन बना देती है। हर बड़े सानहे में कहीं ना कहीं तकब्बुर का एक अंसर होता है। टाइटैनिक के मामले में ये उसका ना डूबने वाला होने का दावा था। इसका डिज़ाइन एक ऐसी खुसूसियत पर मबनी था जिसने इसे नाकाबिले शिकस्त बनाना था। अच्छा, इसे ना डूबने वाला क्यों कहते थे? वजह थी इसके 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। नज़रिया ये था कि जहाज़ 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भर जाने के बावजूद तैरता रह सकता है। 3D मॉडल हमें इन कंपार्टमेंट्स की तरतीब को देखने और ये समझने देता है कि डिज़ाइनर्स को इतना ज़्यादा एतमाद आखिर क्यों था। लेकिन जब आइसबर्ग ने जहाज़ के स्टारबोर्ड यानी दाएं हिस्से को रगड़ा तो एक, दो नहीं बल्कि कई अगले कंपार्टमेंट्स में एक साथ पानी भरना शुरू हो गया। ये सिस्टम इतने बड़े नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया था और जहाज़ का डूबना यकीनी हो गया। तो इस सब का क्या मतलब है? 3D एनिमेशन जैसी टेक्नोलॉजी माजी के साथ हमारे ताल्लुक को कैसे बदल देती है? बात सिर्फ हकीकत जानने की नहीं है, बल्कि उन्हें महसूस करने की है। बात सिर्फ नक्शे और पुराने कागजात देखने की नहीं है। 3D एनिमेशन इन सब चीज़ों में जान डाल देती है। ये हमें तारीख को सिर्फ हक़ाइक़ के तौर पर नहीं बल्कि एक तजर्बे के तौर पर समझने का मौका देती है। हम जहाज़ के हुजम, उसकी तरतीब और इस पर ज़िंदगी के एहसास को समझ सकते हैं। तो ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हम टाइटैनिक को इतनी वाज़हत से देख सकते हैं तो हम तारीख के और कौन से राज खोल सकते हैं? ये टेक्नोलॉजी ना सिर्फ हमें माजी दिखाती है बल्कि ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी तारीख को मुस्तकबिल में कैसे समझेंगे।